नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तराखंड के चमोली में एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा में गिर गया। वाहन में 20 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 15 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। यात्रियों की जानकारी जुटाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रेतौली के पास यह हादसा हुआ है। सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, डीडीआरएफ समेत अन्य टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही है। हादसे में 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को के चरणों में स्थान मिले। इस व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिनकी तबीयत सीरियस है उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी मृतकों की कोई पुष्टि नहीं है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि ये बड़ी दुखद घटना आज हुई है। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई जो टेम्पो ट्रैवलर थी वो आज रुद्रप्रयाग से जब बद्रीनाथ की ओर जा रही थी, वहीं पर एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है और गहरी खाई में जाकर के गिरी है और नीचे अलकनंदा नदी का बहाव था, उस नदी में जाकर के ये टेम्पो ट्रैवलर समाया है। इसमें लगभग 26 लोग सवार बताए जा रहे थे और अभी तक 15 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। लगभग 10 लोग इस पूरी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है, ऐसी अभी तक की जो सूचना है वो आ रही है। और जो 15 लोग घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की जैसे ही जानकारी प्रशासन को मिली है तो पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तत्काल एम्बुलेंस 108 वहां पर पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। मदद के बाद में जो लोग घायल थे उनको रेस्क्यू करके वहां पर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तत्काल वहां के पुलिस प्रशासन से इस पूरी घटना की जानकारी ली। जिलाधिकारी को इस घटना के कारणों की जानकारी के लिए तत्काल प्रभाव से उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। तत्काल जांच कर उसके रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ जो दिवंगत हुए इस पूरी दुर्घटना में उन सभी के लिए ईश्वर से मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है। साथ ही साथ जो लोग अभी इस घटना में घायल हुए हैं उन सभी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना बाबा केदारनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। हालांकि ये जो दुर्घटना है वो काफी दुखद घटना है और चार धाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ये सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है। और इस दुर्घटना में ये जो 10 लोग दिवंगत हुए हैं वो अभी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से ये तीर्थ यात्री चार धाम की यात्रा पर आए थे, इन तमाम पहलुओं के लिए भी अभी जांच हो रही है। और अभी इसके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन जो एक घटना हुई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कुछ स्थानीय लोग भी रोड सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे, वो भी इससे कुछ प्रभावित हुए हैं। और अभी इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी जो घटना हुई है उसके बाद से जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो वहां पर स्थानीय लोगों ने जिन्होंने वहां पर देखा है, उस तरह के अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा सकता है। लेकिन स्थानीय लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जानकारी मिलते ही उनको रेस्क्यू किया है। काफी दुखद घटना है और बिल्कुल नदी में। धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष ने इशारों में ही अपनी हार का सारा श्रेय हाईकमान पर डाल दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला का खिताब देते हुए जनता पर तीखे तंज किए हैं। देश में कई राज्यों में गठबंधन इतना कमजोर रहा कि एक भी सीट अपने नाम दर्ज नहीं कर पाया और कई राज्यों में संगठन को चलाने वाले प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद भी कांग्रेस के संगठन को चला रहे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में आने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपनी गलती को मानने के लिए इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की जनता पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अंकिता हत्याकांड जैसे मामलों से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ दिया है। उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह चुकी है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आपसी गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़ें, हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़ें, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़ें, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़ें, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आया, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे अफसोस है। मेरा जी, निकाय चुनाव मैं क्या टिप्पणी करूं, क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है और जो यहाँ की प्रमुख, आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना सब्ज बाग दिखाए थे, आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आमतौर पर देखा जाता है कि नेता नेताओं पर तंज कसते हैं, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता जो है वो जनता पर तीखे तंज कस रहे हैं। बिल्कुल भारती, आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी चुनाव लड़े हैं, जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस इससे पहले भी कई बार नेताओं पे भी और अपनी जनता पे भी, पत्रकारों पे भी अपना दोष जनता के मूड मढ़ना या पत्रकारों के मूड मढ़ना, इस तरह की परंपरा कांग्रेस में पहले भी रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह की जनता से फूंकने की भी बात कही थी, उस समय भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा इस तरीके के जब मुद्दे हैं ज्वलंत, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताती है, ऐसी जनता पर हम थूकते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक की कहा था। लेकिन यही वजह है कि कांग्रेस आज गर्त में जाती है। हर बार जब भी चुनाव होते हैं, पहले कांग्रेस पूरे मनोबल से चुनाव लड़ती नहीं है और उसके बाद में जनता पर या फिर पत्रकारों पर इसका दोष मढ़ती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कई बार इस तरीके के उनके नेता कर चुके हैं। तो इसलिए अब जनता भी समझती है, पत्रकार भी समझते हैं। इस चुनाव के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने ये पूरा चुनाव का परिणाम जो आया उसके लिए पत्रकारों को भी खास तौर से दोषी ठहराया कि पत्रकार पूरी तरह से एक पक्षी खबर दिखाते हैं और कांग्रेस का या विपक्ष को वो मजबूती से विपक्ष का पक्ष नहीं दिखाते हैं। इस तरीके के भी आरोप लगाए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। आज इसी वजह से कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है। पवन, हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, दो जिलों में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं, कितना प्रभाव देखने वाले हैं? बिल्कुल भारती, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता जब इस तरीके की बातें करने लगते हैं तो जनता भी समझ जाती है कि इनका बौद्धिक स्तर कितना है,
कहां तक इनकी सोच जा सकती है जी। कि ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टी के नेताओं को कितना पसंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर जब ये अभी जीत हासिल नहीं कर पाए, सरकार में भी नहीं है, तब इस तरीके की बातें कर रहे बिल्कुल। हैं, तो जीतने के बाद में इनका हश्र क्या होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। इनके उच्च जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी विचार करना चाहिए, और अपने जो नेताओं को, जिनको प्रवक्ता या टेलीविजन पर जो वो बैठते हैं, पैनलिस्ट हैं या फिर मीडिया में बाइट देने के लिए अधिकृत हैं, उनको भी ट्रेनिंग करानी चाहिए, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किससे घाटा हो सकता है, किससे मुनाफा हो सकता है, कैसे शब्दों का प्रयोग हो, ये कांग्रेस को आवश्यकता है। बिल्कुल पवन, ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और वैसे भी जो है आप बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, घसारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई थी, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से जो है वहां एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी, रैनी का हादसा भी जो है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ था, और जोशीमठ का दर्द तो पूरा देश जानता है। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां पर जीत का परचम लहराएगा, और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में वैसे ही जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत है। भाजपा चाहे जो भी दांव चल दे, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता के हर दुख दर्द में, जनता की हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था, प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं, और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस का हरिद्वार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। भादराबाद के सलेमपुर के दादूपुर गोविंदपुर में अवैध प्लॉटिंग को हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं एक 3 मंजिला अवैध निर्माण को भी सील किया गया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भूमाफियाओं द्वारा पिछले कुछ समय से भूमि पर चाहरदीवारी करते हुए बाकायदा गेट लगाया गया था, और आपको बता दें कि 2 दुकान भी बना दी गई थी, जिसका संज्ञान लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। महान संत बाबा नीम करौली महाराज के धाम कैंची में मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य मेला आयोजित हुआ। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा जी महाराज के दर्शन किए और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए, जिसके बाद रात भर से ही दूर दराज से आने वाले भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। हर कोई बस बाबा नीम करौली महाराज के दर्शनों को उतारू दिखा।
बरस रहा है बिल्कुल। पब्लिक देखिएगा कितनी हर्षोत्साहित है। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब ये आश्रम की स्थापना हुई थी। अब मैंने तो महाराज जी को जब मैं 10th में पढ़ता था तब से उनका निर्माण हो गया, तो बचपन में गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था। तो ये दिन तो बहुत ही स्पेशल है, और महाराज से एक बार कोई जुड़ता है तो फिर वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है। उसको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो एकदम समर्पित हो जाता है। और फिर महाराज का व्यक्तित्व है तो ऐसा है कि उनके भक्त कहते हैं कि वो तो हनुमान जी साक्षात थे, इवन नॉट ए ह्यूमन बीइंग। लगता ऐसा ही है कि वो साक्षात हनुमान जी हैं। हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी खाता है, जो भी प्रेम से उन्हें भक्ति से उनके ऊपर आश्रित हो जाता है तो वो धन्य हो जाता है। तो आप लोग भी सुबह से सब लोग आए हुए हैं, और असली महाराज की जो लोग कहते हैं कि क्या कृपा है, महाराज क्या है, साक्षात आज 15 जून को देखने को यही मिलता है। और यही आप लोग भी देख रहे होंगे, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन सबके मन में होता है कि बार 15 जून को महाराज के दर्शन करें और महाराज का प्रसाद लें। कितने उत्साह देख रहे हैं, कितने लोगों, कितने भक्तों की आने की उम्मीद है इस बार? देखिए, अब उम्मीद तो आप ही लोग जाने, क्योंकि हमेशा आप ही लोग बाहर रहते हैं। और इस बार हम लोगों का जैसे जितना सोच रखा, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है, हम तो सोच रहे हैं कि कम से कम 1.25 लाख आदमी तो आज के दिन आएगा। और जिस हिसाब से प्रशासन ने आज इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लोग सुगमता से आ रहे हैं, इसके लिए वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या चमत्कार रहे हैं बाबा के, जो आज बाबा का आशीर्वाद को मिला? यार चमत्कार तो देखो, बाबा तो चमत्कार आप लोग कहते हैं, हम लोग तो महाराज की कृपा कहते हैं। यही 15 जून जब महाराज ने शुरू किया था, उस समय जब महाराज ने यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना करनी शुरू करी, तो लोगों ने महाराज से, उस समय जो भक्त थे उनका, महाराज जंगल में बना रहे हैं आप, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, ना रोड है, कौन आएगा यहाँ? तो महाराज उस समय बोले थे, विश्व आएगा यहाँ, हनुमान जी सबकी प्रार्थना पूरी करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, सबको मनोकामना पूरी होगी। और ये आज साक्षात देखने को मिल रहा है, पूरा विश्व यहाँ आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा के जितने भक्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफ़ी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, और जो बाकी हमारी शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग हैं, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेज़ी से दर्शन करवा रहे हैं। अभी तक की जो मेले की जितनी भी गतिविधियाँ बहुत अच्छी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि आज का जो मेला है वो न केवल ऐतिहासिक होगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत खुशहाल तरीके से संपन्न भी होगा। अच्छा लग रहा है। देखिए, जितने भी भक्त आते हैं उनकी सेवा करना और उनको सुविधा देना, ये बेसिकली हमारी पुलिस की ड्यूटी भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड की देवभूमि में आज जो नीम करौली धाम है, उसमें इतने सारे भक्त आ रहे हैं, उनकी सेवा करने का मुझे और मेरे विभाग को अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड में ग्राहकों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ बाट एवं माप विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग के ज्वाइंट कंट्रोलर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि विभाग को मिल कई शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों को ओवर रेटिंग के साथ ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में हो रही ठगी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें 125 मामले दर्ज किए गए हैं, और साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग की ये कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे विभाग द्वारा विशेष इनको निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ओवर रेटिंग, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें व्यापारी ग्राहक मुख्यतः ठगी का शिकार होता है। तो इसमें हमारे इंस्पेक्टरों द्वारा 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें अभी तक 125 मामले दर्ज किए गए हैं।
उधम सिंह नगर के दिनेशपुर CHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वर्गीय पुलिन बाबू अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। दिनेशपुर क्षेत्र के सभी मेडिकल संगठन के डॉक्टरों का कहना है कि हम लोगों को समय समय पर जिले से CMO और ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाकर अचानक जांच करवाते हैं। मेडिकल और क्लिनिक के अंदर हर चीज का देखकर जांच करते हैं। क्या हम लोग चोरी करते हैं? इसी की शिकायत लेकर क्षेत्रीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को ज्ञापन दिया गया और तत्काल डॉक्टर को हटाने के निवेदन भी किया गया। मजबूर होकर मेडिकल संगठन ने क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे को एक लिखित में शिकायत दी और ज्ञापन दिया। वहीं अरविंद पांडे ने अधिकारी से कोई कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और कहा कि उत्तराखंड में डॉक्टर की कमी है। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर भी हम अधिकारियों से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो विधायक साहब ने अच्छी ढंग से सुनी है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी की है। हम लोग यहाँ जो हमारे PHC में डॉक्टर प्रभारी है वो आए दिन हम लोगों से बदसलूकी वगैरह करते हैं और अब तो इन्होंने हद ही कर दी कि DI को बोला कि आप जाके तुरंत छापे मारिए सबके ऊपर। सब लोग ये मरीज देखते हैं। अब अपना खुद की गिरबान में जाके देखे ना कि 30 की OPD कर दी उन्होंने 300 से, और कोई भी डिलीवरी केस आता है उसको रेफर करने के अलावा कुछ काम नहीं है। रेफर करेंगे उसमें कमीशन लेंगे। तो इस तरह की बातें विधायक जी ने बड़े विस्तार से सुनी, संज्ञान लिया और हमको तुरंत हाथों हाथ इसका नतीजा भी मिला। मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वरिष्ठ भी है, बाकी कुछ लोग शिकायत करें कि मेडिकल में ड्रग्स की बिक्री हो रही है, ऐसा होता है क्या सर? नहीं, ड्रग्स तो होती नहीं है बिक्री, और ना ड्रग्स कहीं से मिलती है। कोई अगर चोरी छुपे कहीं से भी लाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी एसोसिएशन की, हम लोग की एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके ऊपर कोई भी एक्शन आप लोग कोई भी ले सकता है, उसके लिए हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से सभी मेडिकल डॉक्टर क्या अपील करना चाहेंगे? इनसे डॉक्टर साहब से सभी मेडिकल क्या अपील करेंगे? सब लोगों को हर बार मीटिंग में बोला जाता है कि आप लोग अपने दवाइयों से मतलब रखें, इसके अलावा कोई भी इस तरह की नशीली दवाइयां नहीं रखें। अगर आप लोग रखते हैं तो उसके लिए हम लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। मेडिकल स्टोर जिनके हैं वो अधिकांश जो उसके मालिक हैं उन्होंने B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, ANM, GNM इन लोगों का, इन सबका कोर्स उन लोगों ने किया हुआ है। और किसी एक आधा अधिकारी की वजह से उनके व्यवसाय पे कोई अड़चन आए तो अपनी शिकायतें लेके आए थे। उन शिकायतों का हमने सुना है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित हमने किया है ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। और समाज में जो मेडिकल एसोसिएशन आया था, मैंने भी उनसे अपील की है कि इस समय जो नशे का काम बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी नशे में भटक रही है, मैंने उन सब लोगों से अपील की है कि समाज के हित में, देश के हित में, मानवता के हित में ये नशे से नई पीढ़ी को बचाना है। तो आप लोग कहीं से कहीं तक आप लोग भी इसमें संलिप्त ना हो। आप होंगे तो कहीं ना कहीं हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। समाज को बचाना है, नई पीढ़ी को नशे से बचाना है। हमने ऐसा उन लोगों से भी अपील हमने की है, निवेदन किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।